जब हमें बहुत सारे चैप्टर नहीं आते हैं यानी कि उसका एक मतलब बनता है कि आपकी कहीं ना कहीं बायोलॉजी वीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका इन पॉइंट पे अगर वो सैंपल पेपर लगा रहे होंगे पूरे साल भर, उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है उसको देख के उनका स्कोर आ रहा होगा 30 से 35 के बीच में या मैक्सिमम 40 जा रहा होगा और उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे मार्क्स कट क्यों रहे हैं, क्या एनालिसिस है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा और कैसे मैं इस 30 से 35 मार्क्स से 65 प्लस पे पहुंचूंगा। अब वो स्कोर आप दो तरीके से करते, या तो आपको सब कुछ रट जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, सबकी क्रैमिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा होता है कि आप समझ जाओ, और बायोलॉजी इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड और खासकर यार फिजिक्स केमिस्ट्री से तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ना। हमारी बॉडी के बारे में है, प्लांट्स के बारे में है, सब कुछ है, हम लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं। हेलो बायो ट्रूपर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली कल एक सेशन लिया था जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि मैम ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तो जब हमें बहुत सारे चैप्टर नहीं आते हैं यानी कि उसका एक मतलब बनता है कि आपकी कहीं ना कहीं बायोलॉजी वीक है। अब बायोलॉजी वीक है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका इन पॉइंट पे अगर वो सैंपल पेपर लगा रहे होंगे पूरे साल भर, उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है उसको देख के उनका स्कोर आ रहा होगा 30 से 35 के बीच में या मैक्सिमम 40 जा रहा होगा और उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे मार्क्स कट क्यों रहे हैं, क्या एनालिसिस है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा और कैसे मैं इस 30 से 35 मार्क्स से 65 प्लस पे पहुंचूंगा। तो अब बेटा 65 प्लस पे पहुंचने के लिए आपको कुछ मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कुछ चीजें हैं जो खराब चल रही हैं, कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट चल रही हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं आ रही हैं, जिनके वजह से आपका स्कोर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है या फिर बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हम लोग रिपीटेडली वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब देखो यार, बायोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब वो स्कोर आप दो तरीके से करते, या तो आपको सब कुछ रट जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, सबकी क्रैमिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा होता है कि आप समझ जाओ, और बायोलॉजी इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड और खासकर यार फिजिक्स केमिस्ट्री से तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ना। हमारी बॉडी के बारे में है, प्लांट्स के बारे में है, सब कुछ है, हम लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बोलूं, आपके और उस बच्चे में डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपको बोलती हूं कि यार किसी टॉपर की आप आंसर शीट देख लो और किसी और अपनी आंसर शीट देख लो, तुम्हें मैक्सिमम जो फर्क है ना बेटा आपको वहीं दिख जाएगा। आप अगर टॉपर की आंसर शीट देखोगे ना, वो आपको आंसर शीट पता कैसे मिलेगी, आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगी, नीट मिलेगी, ठीक है, आपको वेल मैनेज्ड मिलेगी, ठीक है। वेल मैनेज के बाद अगर आप बायोलॉजी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो, पॉइंटर्स में आपको आंसर देखने को मिलेंगे। पॉइंटर्स के अलावा आपको डायग्राम्स पेंसिल से बनी हुई मिलेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो कल के सेशन में मुझे दिखा था कि यार मैम मेरा ना डायग्राम अच्छे बनते नहीं है। बेटा आप कितने बड़े आर्टिस्ट है उसके लिए आपका बायो का पेपर नहीं हो रहा है। आप डायग्राम्स कितने नीटली बनाते हैं, नीट बनेगा वो पेंसिल से बनेगा, शार्पन पेंसिल से, ठीक है, और गाड़ के नहीं बनाना होता है डायग्राम को। और लेबलिंग आपका जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, इस चीज पे आपका डिपेंड करता है। एंड आपके जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उनमें कोशिश करिए, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आप डायग्राम ऐड कर सकते हैं तो वहां पर डायग्राम ऐड करने से हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। आप जितना डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना हम लोग किसी भी चीज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बायोलॉजी की, अगर मैं बात करूं, ठीक है। आप जिस क्वेश्चन में टेबल बना सकते हैं उस क्वेश्चन को आप टेबल फॉर्मेट में, मतलब आपका पेपर देख के पता चलना चाहिए कि यार हम लोग कि आप बहुत वेल मैनेज्ड है, आपको पता है कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, आपने वेट नहीं करा है सोच सोच के, आपको आता है। ये आपका जो पेपर, जब हम एज अ टीचर आपका पेपर चेक करते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि यार इस बच्चे को आता है, कितने तरीके से आंसर लिख रखे, ठीक है। तो पहली चीज, अगर आप आंसर राइटिंग ढंग से कर रहे हैं ना, तो वो जो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी टीचर ऐसे ही आधे नंबर काट लिए क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है, तुमने जिस हिसाब से लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है, कभी 1 नंबर काट दिया कि यार ये पॉइंट आपने ये गलत लिख दिया है ना, थोड़ा सही नहीं लिखा है, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज नहीं करी है। क्योंकि कभी कभी हम शाणा बन के ना एक्स्ट्रा लिख के आते हैं और वो एक्स्ट्रा हम लोग गलत लिख देते हैं। एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, पहली चीज याद रखना, लेकिन गलत, अगर वो एक्स्ट्रा वाला गलत लिख दिया ना तो मैडम आपकी 1 नंबर काट लेगी, आधा नंबर काट लेगी, और ऐसे ऐसे करते करते आपके काफी नंबर तो ऐसे ही कट जाते होंगे। आज लिखवा के देख लो, वीडियो सेक्शन के कमेंट में बता देना कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था,
डायग्राम्स हो गया, आंसर राइटिंग हैक हो गया। अब बच्चा फंसता कहां है? बच्चा फंसता है एमसीक्यू में और असर्शन रीजन में, क्योंकि उधर पर तो स्टेप मार्किंग नहीं हो रही है। एमसीक्यू में या तो क्वेश्चन सही है या तो क्वेश्चन गलत है, या तो 1 नंबर मिल रहा है या 1 नंबर नहीं मिल रहा है। और एमसीक्यू को अगर मैं बात करूंगी तो यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ढंग से पढ़ते ही नहीं है, सिली मिस्टेक करते हैं, ढंग से उन्होंने पढ़ा ही नहीं है ना, कि क्या पूछा गया है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया है, नहीं पढ़ा है। और नहीं पढ़ोगे बेटा, नहीं ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके नंबर गए, आप मेरे से लिखवा के ले लो। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा नंबर तभी जाते हैं जब आप अपना सिली मिस्टेक करते हो, आप एमसीक्यू ढंग से पढ़ते नहीं हो। दूसरा बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बेटा जी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। अब जब मैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूं तो 4 नंबर के ये आएंगे। कितने? 4 नंबर के ये क्वेश्चंस आएंगे। और अगर दोनों स्टेटमेंट, अगर दोनों ए असर्शन वाली भी और रीजन वाली दोनों स्टेटमेंट सही निकल गई तो फिर तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाती है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेटा उसके लिए आपको असर्शन के आगे बिकॉज लगाना पड़ेगा, है ना। बिकॉज लगा के देखो कि क्या पूछ रहा है, क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट नीचे वाली क्या नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पा रही है, क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट में लिखा हुआ हर वर्ड नीचे वाली स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर पा रही है। ये आपको देखना पड़ेगा, तब आप असर्शन रीजन ढंग से कर पाएंगे। तो अगर मैं असर्शन रीजन की बात कर रही हूं तो आपको ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है। एमसीक्यू के अंदर असर्शन रीजन की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है आपके एमसीक्यू ले, ताकि आप एटलीस्ट जहां बहुत मोस्ट स्कोरिंग एरिया है ये 16 नंबर, ये 16 नंबर आप बिल्कुल अपने फिक्स कर लो कि यार एमसीक्यू तो एक भी गलत नहीं होने दूंगा, है ना। इसमें टीचर के पास ऑप्शन नहीं है कि यार चल आधा नंबर काट लेती हूं, नहीं है ये ऑप्शन। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन जरूर है कि तुमने गलत कर दिया है या सही कर दिया, क्योंकि फिर तुम्हें एक स्टेप मार्किंग के आधा नंबर दे भी नहीं सकती है टीचर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आपको अपने रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप अपना रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं पेपर के अंदर, बेटा फिर सब कुछ गड़बड़ी है, फिर कुछ सही नहीं है। मैं आपसे लिख के बोल रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं केस बेस्ड क्वेश्चन, ये जो पोर्शन है ना आपका केस बेस्ड वाला जो पोर्शन है ना बेटा आपका, ये आता है कितने नंबर का? 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का सीबीक्यू आता है, ठीक है। 8 मार्क्स का बेटा जी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के सेक्शन डी के अंदर। अब जब मैं केस बेस्ड क्वेश्चन बोल रही हूं, ये स्कोरिंग क्यों है? अगर आपने यहां पर अपनी दाल गला ली कि बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं तुरंत कर लूंगा, तो बेटा आपको आपके 8 नंबर यहां मिल रहे हैं, 16 नंबर यहां मिल रहे हैं। यानी कि अगर जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है वो बेटा यहीं से 24 नंबर ले जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, लेकिन थोड़े बहुत नहीं, हमें पूरे नंबर लेके आने हैं, हमें लेके आना है बढ़िया सिस्टम, है ना। तो 8 मार्क्स आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी जो है अप्रोच सही करनी पड़ेगी। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में मोस्टली आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपका कंसेप्ट लगता हो। कंसेप्ट किन किन चैप्टर्स में लग रहा है आपका? एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जहां पर आपको केस स्टडीज मिल सकती है ना। केस स्टडीज आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिल सकती है। बायोटेक वाली यूनिट में केस स्टडी मिल सकती है। इकोलॉजी वाली यूनिट में आपको केस स्टडी मिल सकती है ना। और आपको बहुत जल्दी एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैं पूरी एनालिसिस करके आपको बता दूंगी कि केस बेस्ड क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप पहले उस केस स्टडी को ढंग से समझो, उसी के अंदर आंसर है, आप ये रखो। इंग्लिश में नहीं आता था पैसेज वाला, वैसा उसी के अंदर आंसर है, आप ये रखो। आपको बस उस केस स्टडी को सबसे पहले ढंग से समझना है। इन 8 नंबर को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको टाइम देना पड़ेगा ताकि आप ये 8 नंबर बिल्कुल फिक्स करके आओ। अब आप पूछो, अब क्या पूछेगा कि या तो कुछ कंक्लूजन पूछ लेगा, या तो कोई प्रोसेस पूछ लेगा, है ना, या तो पूछ लेगा कि यार क्या हो सकता है। केस बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यू वाला पोर्शन फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। तो यार आपको जानना पड़ेगा, आपको केस स्टडी इतने अच्छे से पढ़नी पड़ेगी कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आप ढंग से कर लीजिए। इसका भी एक अलग से प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी, एंड टेंशन मत लो, सब कुछ होगा, यही होगा, बोलूंगी भी और फोड़ूंगी भी, और 70/70 नंबर हम लोग लेके आएंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको बेसिकली फोकस करना है आंसर राइटिंग पे,
एमसीक्यू पे, केस बेस्ड क्वेश्चन पे, असर्शन रीजन पे, ठीक है। इन 4 चीजों को, ये स्कोरिंग चीजें हैं इसलिए बोल रही हूं, यहां से आप अपने जो जा रहे हैं नंबर उनको रोक सकते हो, उनको बचा के यहां पर लेके आ सकते हो। और डायग्राम्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम्स वो सोने पे सुहागा वाली चीज है कि यार ये बना दिया ना नंबर नहीं कटेंगे, मेरे से आज लिखवा के ले लो, है ना। तुमने कहीं पर डायग्राम यूज कर दिए, टीचर को ओहो डायग्राम बना दी और सही बना दी है, क्या बात है, नंबर नहीं काटेगी टीचर, मेरे से अभी लिखवा लो। तो आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर जो यहां पर डामाडोल हो रहा है ये बढ़ के यहां पर आएगा। प्लस 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 अभी आज आपको क्या मिलने वाला है, सुबह 10 बजे आज मैराथन मिलने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12th के सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। एंड कल का भी शेड्यूल बता देती हूं, कल आपको टॉप 100 एमसीक्यू सेक्शन ए की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज में। एंड वन मोर थिंग, और कल ही ये जो टॉप 100, आप 2 टाइमिंग बिल्कुल सेट कर लो, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 6 बजे। टॉप 100 एमसीक्यू आपको मिलेंगे 20 मार्च को सुबह 10 बजे। अभी 10 बजे आज हमारी मैराथन होगी, तो उसके अंदर आना। आपके सामने चैनल पहली बार आया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बायो में यार 70/70 लेके आने हैं और हमारे बायो ट्रूपर्स ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप पीछे ना रह जाओ, इसलिए यहां पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग, आपका शाम को 6 बजे 20 मार्च को हम लोग करने वाले हैं पहला सैंपल पेपर, ठीक है। पहला सैंपल पेपर, ये सीबीएसई वाला लेटेस्ट सैंपल पेपर होगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी, ये सारी चीजें प्लान है, इसके आगे की भी चीजें प्लान है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी। बट अभी आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है, तो इन सब चीजों पे फोकस करो, और यहां पर जितनी भी क्लास हो रही है उनमें से एक भी मिस नहीं करनी है। सो स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7, ताकि हम लोग बायोलॉजी में 70/70 फोड़ दें, क्योंकि हम बोलेंगे भी और फोड़ेंगे भी।